रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आरसी एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। मैं हूं मिस सहर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लें कि साइंस क्या है और ये क्यों डेवलप की गई। जब एक ऐसा दौर था कि जब साइंस का अता पता किसी को नहीं था, तो उस पर लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि रेनबो एक कलर्स देता है, 7 कलर्स देता है, आम का गिरना, लोहे का रस्ट करना, प्लांट्स का भरना और बॉडीज़ का चलना फिरना, और इसके अलावा जो सोलर सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को जब देखा गया तो कहा गया कि ये जो फिनोमेना है इसकी स्टडी को हमने नाम दिया साइंस। अब साइंस मज़ीद 2 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया। फ़िज़िकल साइंस यानी कि वो चीज़ें जो कि फ़िज़िकली आप देख सकते हैं, उनकी साइंस, एंड बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर। अब नॉन लिविंग मैटर से क्या मुराद है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, करंट, सोलर सिस्टम्स, आपकी गैलेक्सीज वगैरह, या आपका जो भी चीज़ें आपकी जो कि लिविंग थिंग्स नहीं हैं उनकी स्टडीज़ को करना, वो सब चीज़ें हमने फ़िज़िकल साइंस में पढ़ी। अब फ़िज़िकल साइंस के अंदर ही आपकी ब्रांच आती है फ़िज़िक्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी, और इन दोनों के ही इंटरेक्शन को पढ़ना फ़िज़िक्स कहलाता है। फ़िज़िकल साइंस के बाद हमारे पास दूसरी बारी आती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है उनके बारे में पढ़ना, उनकी स्टडी करना, ये सब बायोलॉजिकल साइंस है, जैसा कि आप लोग बॉटनी और ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स 1900 की दहाई से पहले की अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स के अंदर मोस्टली सिर्फ क्या पढ़ा जाता था, साउंड के बारे में, लाइट के बारे में, मैकेनिक्स, हीट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी तक महदूद थी। इसके बाद 1900 दहाई के एंड होने के बिल्कुल पास हमारे पास इस मॉडर्न फ़िज़िक्स का एडवेंट हुआ। अब मॉडर्न फ़िज़िक्स को भी 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया, एक क्लासिकल फ़िज़िक्स के नाम से, एक क्वांटम फ़िज़िक्स के नाम से। इसके अलावा हमारे पास फ़िज़िक्स की मज़ीद बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से कुछ ब्रांचेस ये हैं। सबसे पहली है पार्टिकल फ़िज़िक्स। पार्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप को पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब की स्टडी करना पार्टिकल फ़िज़िक्स कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आती है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं, हमें जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का इंतखाब करते हैं, और इसके अंदर जो भी एटॉमिक न्यूक्लियाई है उनका इंट्रैक्शंस पढ़ना, उनके चीज़ें पढ़ना, ये सब चीज़ें आपकी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर आती हैं। थर्ड है हमारे पास मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ और डायनामिक्स, जितने भी हमारे पास मैटर्स मौजूद हैं, जो मैटर की हालतें मौजूद हैं, उनकी चीज़ों के बारे में, उनके एटॉमिक और उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उनकी स्टडीज़ करते हैं। प्लाज्मा फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा हमारे पास कहा जाता है 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये तो पता होगा आप लोगों को कि स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ 3 अब तक की पढ़ी गई हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ी होंगी अपनी 9th क्लास में या 10th क्लास में, जो कि थी सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। इसके अलावा जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा असल में है क्या, ये एक लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि आपका लिक्विड भी नहीं कहा जा सकता है इसको, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हमारे पास इक्वल नंबर्स ऑफ आपके जो है वो मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं इन नेचर, प्लाज्मा न्यूट्रल होता है इन नेचर, और इन सब चीज़ों की स्टडी करना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनका जो इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करना, ये सब प्लाज्मा फ़िज़िक्स कहलाता है। इसके अलावा एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम लोग स्टार्स की नेचर, जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, यानी कि वो बॉडीज़ जो कि आपके यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, उन सब की स्टडी करना एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाता है। इसके अलावा मेडिकल फ़िज़िक्स। अब मेडिकल फ़िज़िक्स क्या है, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो उसमें एक्सरेज, यूवी रेडिएशंस, IR रेडिएशंस का जो काम किया जा रहा होता है, आपके एक्सरे एग्जामिनेशन की जा रही होती है, वो सब आपके मेडिकल फ़िज़िक्स कहलाता है। सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स क्या है कि जितने भी चीज़ें जो कि सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं, उनकी स्ट्रक्चरली उनकी पढ़ाई करना, उनको पढ़ना, उनके रिलेशंस को देखना, ये सब चीज़ें सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स कहलाती हैं। अब हमने बात की
प्रीवियस के हमने ब्रांचेस को स्टडी किया। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि आप मेजर कर सकें, ठीक। और ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनका अपना मैग्नीट्यूड और यूनिट मौजूद होता है। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि उनकी एक रकम, एक वैल्यू मौजूद है। जिस तरह कि अगर मैं फ़ोर्स की बात करूँ तो 15 न्यूटन की फ़ोर्स की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर जो 15 का वर्ड मैंने कहा, ये 15 का वर्ड ही इसका मैग्नीट्यूड है, और जो न्यूटन है वो इसका यूनिट है। यानी कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि एक यूनिट को रखती हो और एक नंबर को रखती हो, एक वैल्यू को रखती हो, वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा फ़िज़िकल क्वांटिटी आप हमेशा नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बना सकते हैं या उनकी कह सकते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स की फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं होती। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को भी मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो कि बहुत पहले सिर्फ 3 हुआ करती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन अब जाकर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको मालूम करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी चीज़ का मास पूछती हूँ आपसे, तो आपको कोई मेहनत करने की, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना। आप एक वे मशीन लेंगे, उसके ऊपर आप उस चीज़ का मास मालूम कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ का मास कितना है। इसी तरह अगर मैं किसी चीज़ की लेंथ की बात करती हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस पेपर की लेंथ की बात करती हूँ, तो आपको लेंथ मालूम करने के लिए सिर्फ एक आले की, एक इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी और आप उससे नाप कर बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। इस तरह अगर मैं आपसे टाइम पूछती हूँ तो आप घड़ी पर देखकर बता सकते हैं कि इस वक्त क्या वक्त चल रहा है। यहाँ का टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी आप थर्मोमीटर को लेकर बता सकते हैं। मतलब कि आपको कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मालूम करने के लिए। दूसरे हैंड पर हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन फंडामेंटल सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ नाम से जाहिर हो रही है, ड्राइव यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि आपने किसी चीज़ को लेकर बनाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पीड का फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ देखें, यहाँ जो टाइम है, टाइम हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर मौजूद था। तो यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही यूज़ करते हुए हम बना सकें, और ड्राइव क्वांटिटीज़ की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह हमारे पास डेंसिटी मौजूद है। डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ जो मास है ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद है। इन दो क्वांटिटीज़ के अलावा हमारे पास तीसरी जो क्वांटिटी आती है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा जाता है हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा रेडियन का कॉन्सेप्ट और स्टेरेडियन का कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। हमने पीछे पढ़ा कि भाई यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब यूनिट्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई या हम क्यों बात करें? मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं, आप वहाँ पर आप चीनी ख़रीद रहे हैं। अब आप दुकानदार को ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कितनी चीनी चाहिए। आप अगर उसको दोबारा बोल दीजिए मुझे थोड़ी सी चाहिए या 2 चम्मच, तो ये तो तरीका ना हुआ। यानी कि वो आपको अपनी बात समझाने के लिए कि आपको कितनी चीनी चाहिए, आपको एक यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो आपको केजी का यूज़ करना पड़ेगा या आपको ग्राम से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि आपको कोई भी चीज़ अगर लेनी है या आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसकी क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, उसका यूनिट मालूम होना चाहिए। हमारे पास पहले ज़माने में जो हमारे पास सिस्टम थे यूनिट्स के, वो 3 थे, CGS सिस्टम, MKS और FPS। CGS सिस्टम हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि CGS यानी कि C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। इससे इस सिस्टम को कहा जाता है CGS सिस्टम। MKS सिस्टम से मुराद है मीटर, KG एंड सेकेंड। FPS से मुराद है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। अब ये सिस्टम क्या हैं, ये डिफरेंट मुल्कों के अपने सिस्टम थे। यानी कि अगर आप वहाँ जाते तो वहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रांस से हैं तो फ्रांस में आप लोगों को पहले ज़माने में सेंटीमीटर के लिहाज से आपको मतलब कोई भी अगर लेंथ की चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई कपड़ा ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो सेंटीमीटर के लिहाज से चीज़ों को ख़रीदा जाता था। इस तरह यूरोप के अंदर MKS सिस्टम मौजूद था, यानी कि वहाँ पर मीटर, KG और सेकेंड्स में बात की जाती थी। इस तरह FPS सिस्टम के अंदर हमारे पास
जो ब्रिटिश सिस्टम यूज़ किया जाता था, और FPS सिस्टम को हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब हुआ ये कि अब मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पाकिस्तान से किसी दूसरी जगह जाते हैं, आप वहाँ जाकर अपने लिहाज से कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर यूनिट तो ये नहीं है। मिसाल के तौर पे आप करेंसी की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान की करेंसी क्या है और बाकी ममालिक की करेंसी अलग है। अब वहाँ जाकर आप पाकिस्तान का नोट तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आपको उनके लिहाज से उनका नोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह जब ये मसाइल पैदा हुए तो उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो बना। सिस्टम इंटरनेशनल क्या था कि इन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स को बनाया, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि आपने पीछे पढ़े हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह, वो सब चीज़ें उस वक्त फिर ईजाद हुई, उस वक्त फिर बनी, उस वक्त फिर इनको नाम दिया गया, ताकि ये जो यूनिट्स का मुवाजना चल रहा है मुल्कों ये चीज़ ख़त्म हो सके। तो इसलिए अब आप कहीं भी जाएँ तो आप फंडामेंटल यूनिट यूज़ करते हुए आप मीटर, केजी और सेकंड के अंदर अपनी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।